डियर लर्नर्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो। हम लोग लिटरेरी मूवमेंट्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं रिनेसांस पीरियड। रिनेसांस पीरियड के का जो फर्स्ट वीडियो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और ये सेकेंड और लास्ट वीडियो है रिनेसांस पीरियड का। पहला वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैकोबियन एज। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज क्वीन एलिजाबेथ का शासनकाल 1558 से शुरू होता है और 1603 तक चलता है। तो ये 1603 तक जो एज है इसको एलिजाबेथन एज कहते हैं। इसको हम लोग देख चुके हैं। इनके बाद में जेम्स फर्स्ट का शासनकाल शुरू होता है। इसके नाम पर जो नाम है वो जैकोबियन एज होता है, जो कि 1603 से लेकर के 1625 तक चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग जो है वो शुरू करते हैं अपना, देखते हैं डिटेल्ड। दिस एज इज़ नेम्ड आफ्टर जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट के नाम पर जैकोबियन एज नाम पड़ता है इस एज का। हु रेन्ड ओवर इंग्लैंड फ्रॉम 1603 टू 1625। 1603 से लेकर के 1625 तक इनका शासनकाल रहता है। The word Jacobean is derived from Jacobus, the Latin word version of James. जेम्स जो वर्ड है इसको लैटिन भाषा में जैकबस कहते हैं। तो इसी लैटिन भाषा के जैकबस शब्द से आपका नाम जो है वो जैकोबियन एज आता है। इसका टाइम पीरियड याद रखेंगे। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठता है 1603 में। 1603 से लेकर के जब तक जेम्स फर्स्ट शासन करता है 1625 तक, तब तक के एज को जैकोबियन एज बोला जाता है। सम हिस्टोरियंस लाइक टू कॉल द लास्ट 5 years ऑफ दिस एज एज द पार्ट ऑफ अनदर एज विच दे कॉल द प्योरिटन एज। तो आपको पता है जैकोबियन एज के बाद में एक दूसरा एज शुरू होता है जिसको हम लोग प्योरिटन एज बोलते हैं। तो प्योरिटन एज जो है वो 1620 से ही शुरू हो जाता है। वैसे तो 1625 से वो एज है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो मानते हैं कि जो प्योरिटन एज है वो 1620 से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उस एज के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दे कॉल इट सो बिकॉज बिटवीन 1620 एंड 1660 प्योरिटनिज्म became the driving force in the life and literature of the England। तो ऐसा भाई ये लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि इंग्लैंड में उस समय प्योरिटनिज्म भी चल रहा था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंग्लिकनिज्म क्या है, प्योरिटनिज्म क्या है। ठीक है, सारे जो रिलीजन्स हैं उनको अलग अलग देखेंगे। तो प्योरिटनिज्म उस समय फोर्स में था। 1620 से इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक, तो इसलिए ये जो 5 साल हैं इसको कुछ हिस्टोरियंस इस एज का, ठीक है, प्योरिटनिज्म जो चल रहा था, प्योरिटन एज, उसका हिस्सा मानते हैं। देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें देख लेते हैं। कॉलोनियल टेरिटरीज वर एक्सपेंडेड। जब जेम्स फर्स्ट का शासन आता है तो जो कॉलोनियल टेरिटरीज थी, माने विदेशों में जाकर के कब्जा करना, ये बहुत मात्रा में एक्सपेंड हुआ, बढ़ता चला गया। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट दैट सबसाइडेड इन द एलिजाबेथन एज रिवाइव्ड इन दिस पीरियड। आपको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ से पहले किंग हेनरी 8 के शासनकाल में बहुत कस के जो है वो विद्रोह हुआ था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ग्रुपों के बीच में रिलीजियस मैटर्स को लेकर के। लेकिन जब क्वीन एलिजाबेथ आती है तो वो एक नया रिलीजन, एक नया फेथ लॉन्च करती है जिसका नाम था एंग्लिकनिज्म। अब एंग्लिकनिज्म क्यों आया था? क्योंकि किंग हेनरी 8, मैंने पहले भी बताया है, वो खुद भी कैथोलिक चर्च के फेवर में नहीं था और वो किंग या क्वीन को इम्पोर्टेंस देता था। तो जैसे ही, ठीक है, तो उनको प्रोटेस्टेंट्स बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रोटेस्टेंट। वो विरोध करते थे चर्च की जो पैपल पावर्स है उसका विरोध करते थे, और एक नया निकल करके आया था प्रोटेस्टेंट्स। मतलब जो विरोध करने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले होते हैं वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाते।
कहलाए थे। लेकिन जब क्वीन एलिजाबेथ आती है तो क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स और जो कैथोलिक चर्च है उनके बीच का एक रास्ता निकाला था, उसको एंग्लिकैनिज्म कहा गया। अब एंग्लिकैनिज्म उसको क्यों कहा गया, ठीक है, क्योंकि भाई ये जो है एंग्लिकन्स, ये उनके बीच का क्या रास्ता उसने निकाला उसको पहले हम समझ लेते हैं। जो कैथोलिक चर्च था वहाँ पर पेपेसी सर्वोपरि थी, मतलब जो चर्च का पॉप होता था उसके पास पूरी पावर थी, वहाँ पर राजा का कोई भी अधिकार नहीं होता था। एंग्लिकनिज्म में क्या हुआ, जो एलिजाबेथ आई उसने इंट्रोड्यूस किया कि जो चर्च है वहाँ पर पॉप और प्रीस्ट रहेंगे, धार्मिक चीज़ों को देखेंगे, लेकिन चर्च ऑफ हेड जो है वो किंग या क्वीन होगा। तो जहाँ पर किंग या क्वीन को चर्च ऑफ हेड माना गया, बाकी सारे मैटर्स देखने के लिए प्रीस्ट और पॉप होता था, उसको एंग्लिकन चर्च बोलते थे, ठीक है। तो ये सब चल रहा था। तो जो क्वीन एलिजाबेथ जब आई तो उस समय जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था वो क्या हुआ था, एक साइड में हो गया था, सब साइड हो गया था, वो दब गया था, फिर वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट बचा नहीं था। लेकिन जैसे ही जेम्स फर्स्ट आता है तो फिर से वही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिवाइव हो जाता है, फिर से जिंदा हो जाता है। प्रोटेस्टेंट्स वर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्ट्स। अब आप देखेंगे जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो 3 ग्रुप में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो आप कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 4 ग्रुप हो गए। एक तो कैथोलिक हो गया, दूसरा प्रोटेस्टेंट का, प्रोटेस्टेंट्स में 3 ग्रुप हो गए, एंग्लिकन्स हो गए, प्रेबिस्टेरियंस हो गए और प्योरिटन्स हो गए। अब इनको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, थोड़ा सा इनका डिटेल देख लेंगे, फिर उसके बाद हम जो है इसको पूरा आगे पढ़ते हैं। तो डिटेल देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, एक सेकेंड बस। देखिए इसको समझ लेते हैं हम लोग, ऐसे समझेंगे। ये है कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च में पॉप की जो है, पॉप के पास पूरा पावर होता था, इसलिए इसका विरोध करने वाले प्रोटेस्टेंट हो गए, प्रोटेस्टेंट्स। ये लोग मानते थे कि भाई पॉप ही सब कुछ नहीं है, चर्च ही सब कुछ नहीं है, ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए। ह्यूमैनिज्म के ये फॉलोअर थे। तो प्रोटेस्टेंट, जो लोग कैथोलिक चर्च को प्रोटेस्ट करते थे वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए। अब प्रोटेस्टेंट्स में एक तो एंग्लिकन्स हो गए। एंग्लिकन्स ये कब आए थे, ये भाई इंट्रोड्यूस किया था क्वीन एलिजाबेथ ने। इन्होंने क्या, बीच का एक रास्ता, मतलब एंग्लिकन्स मतलब अ मिडिल वे हु सपोर्टेड बोथ कैथोलिक चर्च एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक चर्च को इसलिए ये लोग करते थे कि भाई यहाँ पर पॉप भी रहेगा, प्रीस्ट भी रहेगा, और जो भी काम है वो सारे बाइबल के अनुसार होंगे। प्रोटेस्टेंटिज्म का इनके अंतर क्या था कि जो पॉप और प्रीस्ट हैं वो सर्वे सर्वा नहीं रहेंगे, बल्कि जो क्वीन या किंग होगा वो हेड ऑफ द चर्च होगा। तो इस तरीके से ये आ गया आपका एंग्लिकनिज्म। दूसरा आप देख रहे हैं ये है प्रेस्बिटेरियंस। अब इसको आप समझ लेते हैं कि प्रेस्बिटेरियंस कौन से होते हैं। एक ये वर्ड है प्रेस्बिटेरियन होता है, एक वर्ड है, फॉरेन वर्ड है प्रेस्बिटेरियन। प्रेस्बिटेरियन, प्रेस्बिटेरियन का अर्थ होता है एल्डर, मतलब जो उम्र में ज़्यादा हो। तो अब ये कहाँ से आया, अगर आप कैल्विनिज्म पढ़े हैं, जो जॉन कैल्विन था, तो जॉन कैल्विन का मानना ये था कि भाई जो पॉप होता है या जो धर्म है, जो पॉप होता है, जो ह्यूमन है, कोई मनुष्य है, वो किसी के पापों को क्षमा नहीं कर सकता। चर्च में जाकर के आपका उद्धार नहीं हो सकता है। आपका उद्धार तभी होगा जब आप जो है गॉड की खुद ही पूजा करेंगे, खुद ही आप जो है भक्ति करेंगे। यदि गॉड का ग्रेस होता है तभी आपको जो है उद्धार हो सकता है, मोक्ष मिल सकता है, ठीक है। ये कैल्विन का ऐसा मानना था। तो कैल्विन का एक चेला था जिसका था जॉन नॉक्स, आई थिंक, जिसका नाम जो है वो जॉन नॉक्स था।
अब ये जॉन नॉक्स जो था, इसने ये वाला इंट्रोड्यूस किया था, प्रेस्बिटेरियनिज्म। प्रेस्बिटेरियनिज्म, इसने क्या बोला कि जो प्रेस्बिटेरियंस हैं, मतलब जो एल्डर्स हैं, जो उम्रदार लोग हैं, ठीक है, वो उम्रदार लोग ही चर्च में चर्च के मुखिया रहेंगे, मेन रहेंगे, और उनके बताए हुए अनुसार चलना चाहिए। तो ये जहाँ पर एल्डर्स का एक ग्रुप होता था, मतलब पॉप और प्रीस्ट नहीं, एल्डर्स का एक पूरा ग्रुप होता था, उनकी एक पूरी संसद होती थी, एक उनका एक वो बनता था, समिति बनती थी। वो समिति डिसाइड करती थी कि किसके साथ क्या किया जाना चाहिए, या धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या सुधार और क्या हो सकता है। तो एक ये प्रेस्बिटेरियंस भी थे, इसको भी फॉलो करने वाले थे। ये बहुत पहले से चला आ रहा था, ठीक है, मतलब सन 1500 के आसपास से ही चला आ रहा था प्रेस्बिटेरियनिज्म, चूँकि कैथोलिक चर्च का बोलबाला था, लेकिन ये भी चला आ रहा था साथ के साथ। तो कैथोलिक चर्च के बाद में एक तो एंग्लिकन्स आ गए, दूसरे ये भी आपके उसमें थे, और तीसरा एक प्योरिटन्स निकल करके आया। कौन निकल करके आया? प्योरिटन्स। अब ये प्योरिटन्स कौन होते हैं? प्योरिटन्स मीन्स दोज who thought that there is a need of purity in Anglican Church also। एंग्लिकन चर्च है, वहाँ भी अभी जो है थोड़ा सा शुद्धता लाने की ज़रूरत है, वो प्योरिटन्स थे। उनका ये मानना था कि जो एंग्लिकन चर्च है वहाँ पर चूंकि किंग या क्वीन उसका हेड है, लेकिन पॉप और प्रीस्ट ही सर्वे सर्वा नहीं हो सकते हैं, अभी उनके और अधिकार किए जाने चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए। वहाँ पर कोई भी अधिकृत नहीं होना चाहिए, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग को बराबर के अधिकार होने चाहिए। तो उसको जो चर्च को प्योर कराना चाहते थे उनको प्योरिटन्स कहा गया। तो इस तरीके से अभी आप देख रहे हैं जैकोबियन पीरियड में 3 ग्रुप थे। एक एंग्लिकन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय क्वीन एलिजाबेथ, सेकेंड वन इज प्रेस्बिटेरियंस फॉलोअर्स ऑफ जॉन नॉक्स एंड कैल्विन, एंड थर्ड वन इज प्योरिटन्स, एक ये नया ग्रुप। तो ये 3 ग्रुप थे, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिनेसांस इन्फ्लुएंस्ड कंटिन्यूड। अभी भी रिनेंसा का इन्फ्लुएंस चल रहा था जैकोबियन पीरियड में, अभी भी चल रहा था भाई, प्योरिटन एज में भी चलेगा, कॉमनवेल्थ पीरियड में भी चलेगा, तो रिनेसांस तो चल ही रहा है। इधर स्कॉटलैंड वाज ब्रॉट अंडर द रूल ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड। स्कॉटलैंड पर शासन जो है इंग्लैंड के राजा का हो गया था यहाँ पर। अब देखते हैं मेन लिटरेरी वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, major writers of this period and their major works. Shakespeare, who had started writing in the Elizabethan period, wrote 12 serious plays in this period. Those plays are, तो एलिजाबेथन पीरियड में इन्होंने शुरुआत करी थी अपने ड्रामाज को लिखने की, जैकोबियन पीरियड में भी लिखते रहे, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की जो डेथ है वो कब होती है? 1616 में, और इस एज की शुरुआत कब हो गई थी? इसकी शुरुआत हो गई थी 1603 में। तो अभी इस एज में भी भाई लिख रहे थे विलियम शेक्सपियर। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि विलियम शेक्सपियर को कभी भी जैकोबियन राइटर नहीं माना जाता है, विलियम शेक्सपियर हमेशा एलिजाबेथन राइटर ही माने जाते हैं। वैसे एक अलग से उनको एज दिया जाता है जिसका अंत 1660 तक होता है, जिसको हम 1616 तक होता है, जिसको हम शेक्सपियरन एज भी बोलते हैं, ठीक है। तो किंग जेम्स के शासनकाल में मेजर फॉर मेजर 1604, अथेलो 1605, इम्पॉर्टेंट डेट मैकबेथ 1605, किंग लियर 1605, ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेट ट्रेजेडी और किंग लियर जो है ये भी एक ट्रेजेडी है, तो उसमें ये सब आते हैं, ग्रेट ट्रेजेडीज में आते हैं। कौन कौन से? हाँ, हैमलेट, अथेलो, मैकबेथ और किंग लियर, ये 4 जो हैं ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। इसमें हैमलेट उन्होंने एलिजाबेथन पीरियड में लिखा था। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा 1606, ये भी एक ट्रेजेडी है, आपको इसका डेट पता होना चाहिए। कैरियोलेनस 1606, ये भी आया है। टिमोन ऑफ एथेंस, ये अनफिनिश्ड है, ये वाले प्ले जो हैं इस एज में आए हैं। अगला प्ले है पेरिक्लेस, प्रिंस ऑफ टायर, है ना, तो ये पार्ट्स में है, 1608 में आया। सिम्बलिन 1609 में आया। द विंटर्स टेल, जो कि एक रोमांस है,
रोमांस का मतलब जहाँ पर ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों के उसमें फीचर्स मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रोमांस। तो द विंटर्स टेल 1610 में आता है। द टेम्पेस्ट अ रोमांस, दिस आल्सो कम्स इन 1611। हेनरी एट, इसका कुछ पार्ट है ना, इन पार्ट हिस्सा इस 1613 में आया। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं जैकोबियन पीरियड में आए हैं आपके विलियम शेक्सपियर के। देखिए यहाँ लिखा है, दो शेक्सपियर wrote these serious plays in the Jacobean age, he is called an Elizabethan dramatist and never the Jacobean, कभी भी इनको जैकोबियन नहीं कहा जाता है। The period 1590 to 1616 in which he wrote his plays is also called Shakespearean age। ठीक है, तो 1590 से, चूंकि उनका जन्म तो एलिजाबेथन एज में हुआ था, 1590 से लेकर के 1616 तक, मतलब कुछ हिस्सा एलिजाबेथन एज का और बाकी का हिस्सा जैकोबियन पीरियड में आता है। इसको अलग से शेक्सपियरन एज भी कहते हैं। जब भी कोई बहुत महान राइटर होता है तो उसकी जो एज रहती है राइटिंग की, उस पर भी एज को नाम दिया जाता है। अब देखते हैं जैकोबियन पीरियड में बेन जॉनसन था, हु हैड स्टार्टेड राइटिंग इन एलिजाबेथन पीरियड। इन्होंने शेक्सपियर की तरह एलिजाबेथन में शुरुआत करी थी। रोट हिज फेमस प्लेस इन दिस पीरियड, तो इनका भाई वॉलपोन द फॉक्स है ना, पढ़ा होगा आपने। 1605 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट आपको पता होनी चाहिए। द साइलेंट वुमन 1609 एंड अल्केमिस्ट 1610। कई बार क्रॉनिकोलॉजिकल ऑर्डर में वर्क्स पूछ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जिनकी डेट आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। फ्रांसिस बेकन, आपको पता है भाई शेक्सपियरन एज से ही इन्होंने भी लिखना शुरू किया था। तो जैकोबियन पीरियड मतलब 1603 से जो शुरुआत होता है, उसमें 1605 में इनका वर्क आया एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, इम्पॉर्टेंट है। नोवम ऑर्गम, जिसका मीनिंग होता है न्यू इंस्ट्रूमेंट। वाई न्यू इंस्ट्रूमेंट? डू यू नो अबाउट इट? व्हाट इज नोवम ऑर्गम? नोवम ऑर्गम मीन्स इससे पहले जो राइटर्स थे वो फॉलो करते थे अरिस्टोटल को, है ना, कि जो भी चीज़ें हैं या ह्यूमन थिंकिंग ऐसी थी, चीज़ों को अगर डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत है, तो रीजनिंग के आधार पर तर्क करके लोगों से पता किया जा सकता है। बट नोवम ऑर्गम जो है फ्रांसिस बेकन, इनका ये मानना था, इसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि भाई चीज़ों के लिए एक नया तरीका होना चाहिए। केवल रीजनिंग के आधार पर, तर्क के आधार पर चीज़ों को हम तय नहीं कर सकते, बल्कि उसमें रिसर्च होना चाहिए। इट मीन्स ही फेवर्ड साइंटिफिक रिसर्च। इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च को फेवर किया है अपने नोवम ऑर्गम में 1620 में। यहाँ देखते हैं, सम न्यू एसेज वर एडेड टू द न्यू एडिशन ऑफ हिज एसेज 1625। तो इनका जो पहले वर्क आया था एसेज करके, उसमें कुछ और एसे जो हैं वो ऐड कर दिए गए। आगे चलते हैं। किंग जेम्स फर्स्ट नोन एज द वाइजेस्ट फूल। अब आप देखेंगे भैया, किंग जेम्स फर्स्ट जो जैकोबियन पीरियड का था, इसको वाइजेस्ट फूल कहा गया है। क्या कहा गया? वाइजेस्ट फूल, सबसे बुद्धिमान मूर्ख। मूर्ख था लेकिन सबसे बुद्धिमान, बुद्धिमान भी था, साथ में मूर्खता के काम करता था। तो एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, विच Renaissance period's king means a king that ruled in Renaissance period is called wisest fool। तो आपको पता होना चाहिए, he is King James first instituted the translation of the Bible into English in 1611। लेकिन एक ग्रेट अचीवमेंट है, इसने बाइबल का ट्रांसलेशन करवाया 1611 में, जिसको किंग जेम्स बाइबल कहा जाता है। इसकी कई बार आपसे डेट भी पूछ ली जाती है ना। किंग जेम्स बाइबल कब आई? तो 1611 में आई। और यही द ऑथोराइज्ड किंग जेम्स बाइबल अपीयर्स इन 1611 एंड इट्स लैंग्वेज बिकेम द बेंचमार्क ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अंग्रेजी भाषा जो इसमें यूज़ की गई, वही अंग्रेजी भाषा का बेंचमार्क भी बन जाती है। तो आपको ये डेट याद रखनी है। कौन सी वाली डेट याद रखनी है आपको? आपको याद रखना है भाई 1611, जब आई किंग जेम्स की बाइबल। अगला देखते हैं हम लोग। तो जॉन वेबस्टर, ये भी आपको याद रखना है भाई। जॉन वेबस्टर, ये 1580 से लेकर के 1625 तक इसका वर्क है द वाइट डेवल।
1612 में आया है। डचेस ऑफ माल्फी कई उसमें पढ़ाया भी जाता है यूनिवर्सिटीज़ में। 1614 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारी डेट पता होनी चाहिए। जो कम इम्पॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। ये साइरिल टर्नर का द रिवेंजर्स ट्रेजेडी, द एथलीट्स ट्रेजेडी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टर्नर जो है एक राइटर था जो कि जैकोबियन पीरियड में था। अब एक और इम्पॉर्टेंट आपका राइटर आता है जिसको हम लोग कहते हैं जॉन डन, 1572 to 1631, एंड जॉर्ज हर्बर्ट, द मेटाफिजिकल पोएट्स स्टार्टेड राइटिंग इन दिस पीरियड। तो एक मेटाफिजिकल एज भी इसी में आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जैकोबियन पीरियड में ही प्योरिटन्स भी थे, ये तो रिलीजियस फॉलोअर्स थे, कुछ ऐसा एक ग्रुप था धार्मिक क्षेत्र में। उसके साथ ही राइटर्स में एक मेटाफिजिकल पोएट्स का ग्रुप आया जिनके हेड जो हैं वो जॉन डन हैं और जॉर्ज हर्बर्ट। इन दोनों ने मिल लिखना शुरू कर दिया था इसी पीरियड में। आगे देखेंगे बाकी के फीचर्स। तो अब लिटरेरी फीचर्स देख लेते हैं क्या हैं इस एज के। एलिगेंस एंड फैसिलिटी ऑफ एलिजाबेथन वर्स डिसअपियर। एलिजाबेथन एज में जो पोएम लिखी जा रही थी उसकी सुंदरता, उसका एलिगेंस फेड होने लगा था। प्लेटोनिक आइडियलिज्म विच हैड बीन द मेन स्पिरिट ऑफ द एलिजाबेथन एरा ऑलमोस्ट डाइज आउट। तो जो प्लेटोनिक आइडियलिज्म है, प्लेटोनिक द वर्ड कम्स फ्रॉम प्लेटो, जो प्लेटो का प्लेटोनिक आदर्शवाद है वो एलिजाबेथन में जो चल रहा था वो क्या हुआ, वो डाई आउट हो जाता है, एकदम ख़त्म हो जाता है। आदर्शवाद, आदर्श रचना, आदर्श कविता, उसमें आदर्श की बात करना, ये सब खत्म हो जाता है। रिनेसांस स्पिरिट स्टिल रिमेन्स द मेन इन्फ्लुएंस। रिनेंसा की स्पिरिट अभी बनी हुई है। ड्रामा कंटिन्यूज टू डोमिनेट द लिटरेरी सीन। लिटरेरी सीन में जहाँ पर नॉवेल्स हैं, पोइट्री है, एपिक है, ड्रामा है, और सारी चीज़ें हैं, उनमें अभी तक ड्रामा ही डोमिनेंट था। ठीक है, उसकी प्रमुखता थी। इस एज में भी सबसे ज़्यादा ड्रामा लिखे गए। क्लासिकल रूल्स ऑफ ड्रामा आर मेंटेन्ड बाय बेन जॉनसन। इस एज में अभी क्लासिकल जो रूल्स होते हैं ड्रामा के, उसको बेन जॉनसन फॉलो किए हुए थे, अपना रहे थे। ये भी शेक्सपियरन एज से ही लिख रहे हैं बेन जॉनसन, याद रखना है। पोएट्री टेक्स अ न्यू एंड स्टार्टलिंग टर्न। कविता में बहुत बड़ा टर्न आ गया, कई तरीके के कवि आ गए थे जेम्स फर्स्ट में। एक तो एलिजाबेथन एज को फॉलो करने वाले भी थे अभी पर, दूसरा आपने देखा कि ये मेटाफिजिकल पोएट्स आ गए। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक और ग्रुप था जिनको कवालियर पोएट्स कहते हैं। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। वो ग्रुप यहीं से शुरू हो जाता है, कैरोलिन एज में चलता है। तो ये बहुत मतलब उनकी रचना वैसी थी, उसी एज में ही शुरुआत हो गई थी, लेकिन कैरोलिन एज में उनको ज़्यादा थोड़ा सा वो मिला, तो उनको कवालियर पोएट्स उसको फॉलो कर रहे थे, कैरोलिन को, चार्ल्स को, तो इसलिए उनको कहा गया कवालियर पोएट्स। तो स्टार्टलिंग टर्न आ जाता है पोइट्री में, इसी एज में टर्न आता है। डिकेडेंस ऑफ आर्ट बिगिंस। आर्ट में डिकेडेंस शुरू हो जाता है, नैतिकता की गिरावट शुरू हो जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप्स फर्दर। अंग्रेजी भाषा डेवलप होती रहती है। मास्क इज़ इनोवेटेड। अगर आप ये कहें कि मार्क्स का इनोवेशन कब होता है, तो फिर वो होता है आपके जैकोबियन पीरियड में। किस पीरियड में? जैकोबियन पीरियड में मास्क की शुरुआत हो जाती है। मास्क जानते हैं आप किसको कहते हैं? वो ड्रामा जो राजा और रानी के सामने अच्छे कपड़े, जो एक्टर्स होते हैं वो राजसी जैसे कपड़े पहन करके और अपना प्ले, शॉर्ट प्ले राजा और रानी के दरबार में दिखाते थे, दैट वाज कॉल्ड मास्क। तो मास्क की शुरुआत होती है यहाँ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। तो ये था आपका जैकोबियन एज। अगला एज है कैरोलिन एज, 1625 to 1694। ठीक है, तो भाई जेम्स फर्स्ट के बाद चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पर बैठता है, और चार्ल्स फर्स्ट को जो है लैटिन वर्जन में कैरोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरोलस। कैरोलस चार्ल्स को कहते हैं लैटिन में, इसीलिए चूँकि चार्ल्स इसका शासक था, इसलिए इसको कैरोलिन एज बोला गया। क्या बोला गया? कैरोलिन एज।
तो चार्ल्स जो है दिस एज इज आल्सो पार्ट ऑफ प्योरिटन एज। तो भाई ये तो पार्ट है ही है प्योरिटन एज का। अब आपको सबसे पहले तो प्योरिटन एज पता होनी चाहिए। प्योरिटन एज कब से कब तक माना जाता है? अभी पीछे हम लोगों ने देखा था, ये प्योरिटन एज 1620 से लेकर के 1660 तक माना जाता है। अब 1620 मतलब 5 साल जैकोबियन एज के भी इसी में समा जाते हैं। जैकोबियन एज का अंत होता है 1625 में, ठीक है, 5 साल इसमें आ जाते हैं। तो ये अलग अलग मैटर है, इनको अलग अलग आपको नोट करना है। हाँ, कैसे नोट करेंगे चलो हम एक बार देख लेते हैं, यहीं कहीं पर जगह हो। जब आप जैकोबियन पीरियड नोट करेंगे, जैकोबियन पीरियड नोट करेंगे, ठीक है, तो जैकोबियन पीरियड कब से कब तक आएगा आपका? आएगा 1603 से लेकर के, और ये आएगा आपका 1625 तक, ठीक है। फिर कैरोलिन एज नोट करेंगे तो आप 1625 से 1649, लेकिन यहीं पर आप क्या नोट कर लेंगे एक अलग से, क्या? प्योरिटन एज। प्योरिटन एज, प्योरिटन एज ये आपका 1620 से ही नोट कर लेंगे, और कब तक चला? 1660 तक, ठीक है, 1660 तक, ये 1660 तक चलता है। तो अब इसी में, इसी प्योरिटन एज में कैरोलिन एज आता है, ठीक है। प्योरिटन एज के अंतर्गत कैरोलिन चार्ल्स फर्स्ट का एज रहता है। तो इसको देखते हैं हम लोग। द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच इन्फ्लुएंस द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड, देयर वाज अ सिविल वॉर बिटवीन कवालियर्स एंड राउंड हेड्स। अब यहाँ पर दो ग्रुप थे, धार्मिक क्षेत्र में और राजनैतिक क्षेत्र में दो ग्रुप काम कर रहे थे। राजनैतिक क्षेत्र में एक तो कवालियर्स थे, दूसरे राउंड हेड्स थे। अब कवालियर्स कौन थे? दोज हु सपोर्टेड द किंग चार्ल्स कॉल्ड कवालियर्स। जो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे कि यही राजा रहें, इन्हीं का शासनकाल रहे, इसी तरीके से राजतंत्र चले, वो क्या कहलाए? वो कहलाए भाई कवालियर्स, ठीक है। राउंड हेड्स कौन से थे? कुछ दूसरे विद्रोही प्रकृति के लोग थे, जो पार्लियामेंट को चाह रहे थे कि भाई एक संसद होनी चाहिए जहाँ पर कॉमन लोगों को सेलेक्ट किया जाना चाहिए वोटिंग के द्वारा, या जैसे भी अलग से एक जो है पार्लियामेंट होना चाहिए। राजा सबसे बड़ा सत्ताधारी नहीं हो सकता है। तो ये राउंड हेड्स थे। मोस्ट ऑफ देम वर लॉर्ड्स एंड देयर डिपेंडेंट्स। तो आप, ये कवालियर्स की बात हो रही है। तो जो कवालियर्स थे, चार्ल्स के अनुयायी थे, उसमें ज़्यादातर तो लॉर्ड्स ही थे जो उसके दरबार में बैठते थे, या फिर लॉर्ड्स के डिपेंडेंट्स थे, उनके बच्चे थे, वो तो शासक को ही वहीं से उनको रोजी रोटी मिल रही है। लेकिन जो राउंड हेड्स हैं वर दोज हु सपोर्टेड पार्लियामेंट, ये लोग पार्लियामेंट चाह रहे थे। मोस्ट ऑफ देम वर प्योरिटन्स, इसमें ज़्यादातर प्योरिटन्स थे। धार्मिक क्षेत्र में ये प्योरिटन थे, मतलब इनका मानना था कि जो एंग्लिकनिज्म है उसमें अभी और सुधार की ज़रूरत है, राजा या रानी हेड नहीं हो सकता है चर्च का। तो यही राउंड हेड्स कहलाए, इनका एक पूरा ग्रुप था। अ ग्रुप ऑफ लिरिक पोएट्स, इस समय कुछ लोग लिरिक्स लिख रहे थे, हाँ, एसोसिएटेड विद द कवालियर्स। ये भी राज दरबार, चार्ल्स फर्स्ट के दरबार से संबंधित थे। और जो कवालियर्स ग्रुप था जो राजतंत्र को चाहता था, उसी में से ये पोएट थे। उनको कवालियर पोएट्स कहा जाता है। और कई बार क्वेश्चन बनता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 4-5 नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से एक नाम जॉन डन का, ठीक है, दे दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई हु इज़ नॉट अ कवालियर पोएट अमंग दीज राइटर्स, दीज पोएट्स। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई कवालियर कौन नहीं, जॉन डन नहीं है, वो मेटाफिजिकल पोएट्स कहलाते हैं। तो कवालियर हैं कौन पहले, उनके नाम हमको पता होना चाहिए। चार्ल्स फर्स्ट के दरबार में बैठते थे, ल्यूट, लाइसेंसियस, इरोटिक मीन्स इमोरल रचनाएं लिखते थे, राजा को भी खुश करते थे, खुद भी खुश रहते थे। ये थे कवालियर पोएट्स। इसमें से रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग, रॉबर्ट हेरिक एंड थॉमस कैरी। आपको रट करके याद कर लेना है, लवलेस, सकलिंग, हेरिक, कैरी, लवलेस, सकलिंग, हेरिक, कैरी, ठीक है, लवलेस, सकलिंग, हेरिक, कैरी। ये कौन से हैं? ये हैं कवालियर पोएट्स।
इसमें थॉमस कैरी की शायद आप लोगों ने एक पोएम पढ़ी भी होगी, जो पहले इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, ठीक है, सन 2020 से पहले। तो एक ट्रू ब्यूटी नाम से पोएम चलती थी, द ट्रू ब्यूटी, वो थॉमस कैरी की लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये वर द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, ये कवालियर्स थे। दीज पोएट्स आर आल्सो कॉल्ड सन्स ऑफ बेन, इनको सन्स ऑफ बेन भी कहा जाता है। क्यों सन्स ऑफ बेन कहा जाता है भाई? सन्स ऑफ जो बेन जॉनसन है, क्या वो उस टाइप की लिखता था कविताएं? तो बेन जॉनसन वैसी नहीं लिखता था, लेकिन ये एडमायरर्स थे उसकी प्रशंसा करते थे बेन जॉनसन की। फॉलोअर्स थे, जो टेक्निक बेन जॉनसन फॉलो करता था वही टेक्निक ये लोग भी फॉलो करते थे। तो देयर पोएम्स आर ट्रिवियल, इनकी पोएम्स तुच्छ हैं, गे, विटी हैं, थोड़ी विटी, बट लाइसेंसस मीन्स इरोटिक, इमोरल, ल्यूट, है ना, कामुकता से भरी हुई कविताएं हैं इनकी। तो कवालियर पोएट्स थे। इन 1642 इंग्लिश थिएटर वाज ऑफिशियली क्लोज्ड। 1642 इम्पोर्टेंट डेट व्हेन थिएटर्स वर क्लोज्ड इन, ये जो आपका एज है प्योरिटन एज में किस समय पर थिएटर्स बंद हो गए थे? तो आपको याद रखना 1642। क्यों बंद कर दिए गए थे? ऑन 14 जून 1643 लाइसेंसिंग ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग was passed। 1643 की डेट याद रखनी है। सन 1643 में एक लाइसेंसिंग ऑर्डर आ गया था कि भाई यदि अब कोई भी राइटर अपने वर्क को पब्लिश कराना चाहता है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब जो लेखन की स्वतंत्रता थी वो बंद। इसी को लेकर के आपको पता होना चाहिए, जॉन मिल्टन भी इसी एज के हैं, इस एज में लिख रहे थे। इन वाले वो ग्रुप में आते नहीं हैं, मिल्टॉनिक एज अलग से है क्योंकि वो एक बहुत महान राइटर है। तो 1644 में एक उनका वर्क आया था एरोपैजिटिका, जिसको उन्होंने इस लाइसेंसिंग ऑर्डर के खिलाफ लिखा था, ठीक है। कब आया था? क्योंकि आपको यदि ये पता है कि भाई 1644 में एरोपैजिटिका आया। क्यों आया? क्योंकि इससे एक साल पहले 1643 में लाइसेंसिंग ऑर्डर आया था, इसके खिलाफ आया। और लाइसेंसिंग ऑर्डर आया उससे ठीक कुछ दिन पहले 1642 में ही ये थिएटर्स बंद कर दिए गए थे। वहाँ का जो राजा था, राजा का ये मानना था कि जो भी थिएटर्स में दिखाया जाता है वो बिना मेरी मर्जी के या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं दिखाया जाता, वैसा नहीं दिखाया जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना था। 1642 में थिएटर बंद होते हैं, 1643 में लाइसेंसिंग ऑर्डर आता है, 1644 में मिल्टन का एरोपैजिटिका आता है। द कवालियर्स वर डिफीटेड, कवालियर्स हारे। द किंग वॉज कॉट एंड पब्लिकली beheaded ऑन 30 जनवरी 1649। 30 जनवरी 1649 को पब्लिक रूप से उसका सिर जो है वो कलम कर दिया गया, सिर काट दिया गया। किसका? किंग जेम्स फर्स्ट का। तो जैसे किंग जेम्स फर्स्ट जो कि 1625 में चार्ल्स फर्स्ट का जो है वो सिर काट दिया जाता है। चार्ल्स फर्स्ट का जब सिर काट दिया जाता है तो उसका शासनकाल ख़त्म हो जाता है। जब आपका जो है जेम्स फर्स्ट 1625 में उसका शासनकाल ख़त्म होता है, वहीं से चार्ल्स फर्स्ट का कैरोलिन एज शुरू हुआ था, 1649 में ये ख़त्म। हिज डेथ मार्क्ड द डिसोल्यूशन ऑफ मोनार्की फॉर द टाइम बीइंग। जैसे ही 1649 में चार्ल्स की डेथ होती है, वहाँ से कुछ समय के लिए मतलब 1660 तक राजतंत्र ख़त्म हो गया था इंग्लैंड में। इंग्लिश कॉलोनीज वर फर्दर एक्सपेंडेड, लेकिन अभी इंग्लिश कॉलोनीज जो हैं ये लोग विदेशों में जाकर के अपना कब्जा जमा रहे थे। ऑलिवर क्रॉमवेल इमर्ज्ड एज ए प्योरिटन लीडर। तो आपको पता है कि जो प्योरिटन्स थे, जो राउंड हेड्स थे, उन्होंने ही सिर कलम किया था। तो उनका जो हेड था उसका नाम था ऑलिवर क्रॉमवेल। तो ऑलिवर क्रॉमवेल था, ये लीडर था, यही पावर में आ गया, मतलब पार्लियामेंट एक बन गई, क्योंकि ये लोग तो पार्लियामेंट चाह ही रहे थे। उसका हेड हो गया ऑलिवर क्रॉमवेल 1649 में। मेजर राइटर्स ऑफ दिस पीरियड एंड देयर वर्क्स,
तो राइटर्स देख लेते हैं। एक तो डन और हर्बर्ट, मेटाफिजिकल पोएट्स, ये कंटिन्यू रखे थे अपनी पोएट्री को। हेनरी वोगन, एंड्रयू मार्वल, ये भी मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, इन्होंने भी शुरुआत कर दिया था लिखना। इधर जॉन मिल्टन अपना कैमस, इनका 1634 में आया, लिसिडास 1637 में आया, ऑफ एजुकेशन 1644 में आया। कब आया? 1663 में लाइसेंसिंग आर्डर के बाद आया है, मतलब इन्होंने परमिशन लिया होगा तब इसको पब्लिश कराया भैया ऑफ एजुकेशन। और इनका 1644 में लिखा गया एरोपैजिटिका, ये खिलाफ था प्रिंटिंग प्रेस पर जो रोक लगाई गई थी, लाइसेंसिंग ऑर्डर के खिलाफ था। ड्रामा डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, धीरे धीरे ड्रामा डिक्लाइन होने लगा। लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स रिवाइवल ऑफ मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, अभी जो इंटेलेक्चुअल और जो मोरल डिक्लाइन हुआ था फिर से रिवाइव होने लगा। एलिजाबेथन इंथुजियाज्म, नेशनल स्पिरिट डिसअपियर, एलिजाबेथन का सारे तत्व खत्म हो गए थे, राष्ट्रीयता की भावना खत्म हो गई थी क्योंकि राजतंत्र ही नहीं था। लिटरेसी सिनेरियो इज़ ओवरशैडोड बाय ग्लूम एंड पेसिमिज्म, लोगों में ग्लूम आ गया, पेसिमिज्म आ गया, निराशावादी लोग हो गए, उदास हो गए। क्रिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्पिरिट रिप्लेसेस नेचुरल आउटपोरिंग ऑफ हार्ट, रिनेसांस इन्फ्लुएंस कंटिन्यूस, रिनेंसा भी चल रहा है। 3 टाइप्स ऑफ पोएट्री, प्योरिटन पोएट्री, मेटाफिजिकल एंड कवालियर पोएट्री। तो प्योरिटन्स, ठीक है, आप देख ही रहे हैं प्योरिटन्स जिनमें राउंड हेड्स थे उनका शासन भी हो गया, इनकी शुरुआत हो गई थी। इधर मेटाफिजिकल जॉन डन वगैरह हैं। कैवलियर पोएट्स अभी आपको नाम बताए गए थे, ये भी लिख रहे थे। तो 3 टाइप की जो है आपको पोएट्री देखने को मिलती है कैरोलिन एज में। कैवलियर पोएट्स अपीयर एंड डिसअपियर, कैवलियर पोएट्स कभी दिखाई पड़ते हैं, कभी इनकी रचना आ जाती है, कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं। दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड इरोटिक शॉर्ट पोएम्स, है ना। तो अभी देखिए लिखा है ना, इरोटिक पोएम्स लिखते थे विद द मोटो कार्पे डीम। हाँ देखिए ये रहा टर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, कार्पे डीम। आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्पे डीम, तो कार्पे डीम का मतलब होता है सीज द डे। तो ये लोग इस टाइप की पोएट्री लिखते थे जिसमें अपनी बिलवेड को मनाते थे, दैट दे शुड कम टू पर्सनल रिलेशंस, और वो ऐसा समझाते थे कि भाई समय का कुछ भी नहीं पता है, अगले क्षण क्या हो सकता है, इसलिए वी शुड सीज द डे, वी शुड ट्राई द डे, हमको जो करना है वो आज ही कर लें, आगे समय का कुछ भी पता नहीं है। तो ये इरोटिक पोएम्स लिखते थे, इनका मोटो था कार्पे डीम। तो ये कभी, और जैसे ये कवालियर पोएट डिसअपियर होते हैं, कवालियर पोएट्स जाते हैं, इनके साथ ही कार्पे डीम का मोटो भी खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले इसमें। अब भाई आपको पता है कि चार्ल्स फर्स्ट जो है उसको बीहेड कर दिया गया है, कब? 1669 में मार दिया गया है। जब मार दिया गया तो पार्लियामेंट आ गया, पार्लियामेंट में कौन? ओलिवर क्रॉमवेल उसका हेड बन गया। तो इस वाले पीरियड को सन 1649 से जो शुरू होता है और जब तक कि नया राजा नहीं आ जाता है 1660, तब तक के पीरियड को हम लोग कॉमनवेल्थ पीरियड बोलते हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ। दिस पीरियड लाइक द प्रीवियस 2 पीरियड्स बिलोंग्ड टू द प्योरिटन एज। आपको पता है पहले के 2 कौन कौन से? किंग जो जेम्स फर्स्ट है, जैकोबियन पीरियड के बाद से शुरू होता है आपका शासनकाल, मतलब जैकोबियन पीरियड से ही शुरू हो गया था 1620 से, जो प्योरिटन एज है उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो वो प्योरिटन एज वहाँ से शुरू होकर के सन 1660 तक, उसी के अंतर्गत कॉमनवेल्थ पीरियड भी आता है। कवालियर जो कैरोलिन एज है, कैरोलिन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड, और कुछ 5 साल आपके शुरुआत के जो है उनका जैकोबियन पीरियड के, ठीक है, जेम्स फर्स्ट जैकोबियन पीरियड के 5 साल, और कैरोलिन एज के का पूरा पीरियड, और कॉमनवेल्थ पीरियड, ये सारा प्योरिटन एज के अंतर्गत आता है। तो ओनली इन दिस पीरियड देयर वाज नो मोनार्क इन इंग्लैंड, इस पीरियड में कोई राजा नहीं था। आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ओलिवर क्रॉमवेल द प्योरिटन लीडर, है ना, ये लीडर था इनका भाई ओलिवर क्रॉमवेल, अभी बताया गया, केम टू पावर,
ही डाइड इन 1658, 1658 में इसकी मृत्यु हो जाती है। व्हेन हिज सन रिचर्ड क्रॉमवेल बिकेम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, तो आपको पता है कि जब ये मर गया तो 2 साल के लिए इसका बेटा शासन पर बैठा। ये आया, लेकिन ये कमज़ोर प्रकृति का व्यक्ति था। ही रूल्ड इंग्लैंड टिल 1660 तक अपना रूल किया। इन दिस पीरियड प्योरिटेनिज्म बिकेम ग्रेजुअली अनपॉपुलर, धीरे धीरे प्योरिटेनिज्म अनपॉपुलर हुआ। द इंग्लिश पीपल रियलाइज दैट मोनार्की वाज एसेंशियल फॉर देम, अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि मोनार्की ही होना चाहिए, मतलब राजतंत्र जो है वो आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? इंग्लैंड के लिए। क्या आवश्यक है? राजतंत्र। अब देख लेते हैं भाई राइटर्स और मेजर वर्क्स। ये लास्ट है आपके रेनेसांस पीरियड का। तो जॉन मिल्टन डिड नॉट राइट एनीथिंग इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने नहीं लिखा। थॉमस हॉब्बिस का ये फिलोसफर था, पॉलिटिकल फिलोसफर था। लेवियाथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, आपको पता होना चाहिए। जर्मी टेलर का हॉली लिविंग, इस सरमन इन प्रोज, और हॉली डाइंग, ये भी एक सरमन जॉन टेलर का इसी पीरियड में लिखा गया है। वॉगन और एंड्री मार्वल ये अपना लिखते रहे, ये मेटाफिजिकल राइटर्स हैं, ये अपना लिखते रहे। द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसांस एंड प्योरिटेनिज्म डाइड आउट बाय द एंड ऑफ द पीरियड। जैसे ये पीरियड 1660 में ख़त्म होता है, वहीं पर एलिजाबेथन पीरियड, जो एलिजाबेथन इफेक्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि वो तो एलिजाबेथ क्वीन के साथ ही ख़त्म हुआ था। थोड़ा बहुत इफेक्ट था वो भी ख़त्म हो गया। रेनेसांस पीरियड का जो इफेक्ट था वो भी ख़त्म हो गया 1660 में। साथ के साथ प्योरिटेनिज्म का जो इफेक्ट था वो भी सारा ख़त्म हो गया। यहाँ से फिर एक नया पीरियड शुरू होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे रेनेसांस पीरियड, ठीक है। अभी इसको देख लें, द एलिजाबेथन रोमांटिक एक्जुबरेंस। ये ना रोमांटिक जो एक्जुबरेंस अभी चल रहा था, जो रोमांटिक पीरियड चल रहा था, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि असली रोमांटिक एज जो है वो एलिजाबेथन पीरियड को भी ही कहा जाता है। तो उसका जो प्रभाव अभी चल रहा था वो रोमांटिक जो इफ़ेक्ट है कंप्लीटली ख़त्म हो गया था। कब? न्यू क्लासिकल एज में एक नया एज आ जाता है। फिर भाई ये रोमांटिक एक्जुबरेंस या रोमांटिक इफ़ेक्ट दोबारा कब आएगा? तो आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ की एज में, जिसको हम लोग कहते हैं रोमांटिक रिवाइवल, ठीक है। ये रोमांटिक रिवाइवल अभी यहाँ मर गया है, फिर जीवित होगा एक पीरियड के बाद। तो ये सारा का सारा ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है रेनेसांस पीरियड, ठीक है। तो ये वाला वीडियो रेनेसांस पीरियड का सेकेंड और लास्ट वीडियो था। अगला जो न्यू क्लासिकल पीरियड है अगली सीरीज़ में मैं पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए यदि आपको मेरे क्लासेस अच्छे लगते हैं तो फिर मेरे चैनल हेलो को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ के साथ आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।